हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? चलो अच्छा है। आज हम वापस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए और आज आपकी वॉइस की प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकाला है मैंने। आई होप आप लोग ठीक रहे। चलो ठीक है। कल हमने स्टार्ट किया था सेंट्रल बैंक के लिए मैंने आपको कुछ बताया था। जैसे कल हमारे के प्रेजेंट टाइम में हमारे जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इतना सा आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में हम पीछे जाएं, ठीक है, थोड़ा पास्ट में, तो फर्स्ट टाइम जो आपके 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था उस समय थे LK झा, लक्ष्मीकांत झा गवर्नर थे। और सेकंड टाइम जो 6th आपके बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था उस समय थे आपके IG पटेल, ठीक है। गवर्नर का नाम बता रहा हूँ मैं, हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा एक आपका आंसर थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कल मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने फंक्शंस बताए थे आपको, ठीक है। फंक्शंस में मैंने क्या बताया था कि भाई RBI का काम क्या, सुपरविजन करना, गाइडलाइंस बनाना। अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे तो उसके बाद में उनका क्या है भाई, उनके लिए जो पेनल्टी है, प्रोविजन है, वो सब बना रखे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को भी जब पैसों की जरूरत है तो RBI से ही लेगा, तो बैंक ऑफ द गवर्नमेंट भी है। लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब कि बैंकों को जो पैसों की जरूरत है वो किससे मांगेंगे, बैंक से, RBI से ही पैसे मांगेंगे। अच्छा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था जब बैंक के पास पैसे नहीं है और जब RBI पैसे दे रहा है उसको क्या कहेंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। और जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और RBI के अगर न्यू करेंसी प्रिंट करके सिक्योरिटी को बेस लगाकर न्यू करेंसी प्रिंट करके जो गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट फाइनेंस कहेंगे। दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। RBI सप्लाई कर रहा है, बस नाम अलग अलग है, काम ऐसे ही चल रहे हैं। चलो ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मनी सप्लाई अब कंट्रोल। अब क्या है, RBI के पास में 2 इंस्ट्रूमेंट है डियर, एक तो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है बेटे, क्वांटिटेटिव, देखो नाम से पता है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कोई भी चीज की, ठीक है, यानी वॉल्यूम। तो ये क्या करे, क्रेडिट मनी की जो वॉल्यूम है ना उसको इंक्रीज डिक्रीज करता है इन इकोनॉमी एज पर कंडीशन। जो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जरूरत ज्यादा है तो उसको बढ़ाएगा, कम है तो कम करेगा, ठीक है। किसको, क्वांटिटी को, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मतलब वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है किसके, क्रेडिट मनी की। और यहाँ आप दूसरी तरफ आ जाओ क्वालिटेटिव में क्या, देखो क्वालिटी का मतलब सिंपल सा ये समझ लो, RBI क्या करता है कि है ना बैंकों को गाइड करता है कि आप एक काम कीजिए, आप है ना कुछ पैसा एग्रीकल्चर में ज्यादा बढ़ाइए या एग्रीकल्चर को अभी मत दो, इंडस्ट्रियल में देना है, इंडस्ट्रियल में नहीं देना है, कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको प्रमोट करना है, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे हम ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल कराएं, पेपर वर्क कम करें, या जो भी इसमें जो डिनोट कर डायरेक्शंस, एक लाइन बोलो तो डायरेक्शंस जो है वो तो है क्वालिटेटिव और जो वॉल्यूम है वो किसमें है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में आ रहे हैं, तो हम आज कौन सा फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव कहेंगे, ठीक है। अच्छा, आराम से समझना, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपके बैंक रेट, और इसको दूसरा कहते हैं डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी कहते हैं, एक ही बात है, दोनों कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, RBI ना कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, ठीक है, बोरोइंग दे रहा है, उस बदले में कुछ और रेट ऑफ चार्ज करेगा। भाई मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, मेरे पैसे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आपका काम है, चलो आपका काम हो गया तो आप उतने पैसे वापस दे दोगे तो फिर मेरा क्या फायदा, मेरा फायदा तभी होगा ना जब मैं आपसे अपने प्रिंसिपल के साथ, अमाउंट दिए हुए के साथ में मैं क्या करूँ, कुछ ब्याज भी कमाऊं, कुछ पैसा भी कमाऊं। तो RBI की इनकम है कि जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है उनकी मदद तो करता है, लेकिन क्या है बदले में वो पैसा भी लेगा, तो उसको कहते हैं बैंक रेट कहते हैं। जब क्या होता है बैंकों के पास पैसा नहीं है, मान लो, अब बैंक क्या करता है, बैंक का काम ये है कि वो आगे से आगे लोन प्रोवाइड करता है, बैंक खुद भी यही काम कर रहा है। अब RBI से मान लो जैसे 10,000 रुपए लेकर आए और उस पे ना मान लो 1,000 रुपए आपके इंटरेस्ट लग गया, तब बैंक क्या करेगा, 1,000 रुपए तो पहले कमाऊं जो हमें RBI को चुकाना है, उसके बाद में जो ऊपर होगा वो हमारा मुनाफा होगा। बात सिंपल सी हो गई। इसलिए क्या था, जब भी बैंक रेट बढ़ती है, मतलब अब RBI क्या कर रहा है, 1,000 की जगह 2,000 रुपए लेने लग गया, तो अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी कि पहले तो पुरानी तो रिकवरी करो, तो वो तो 2,000 तो बढ़ाएगी और साथ में फिर जो उनका मुनाफा है वो भी, तो वो क्या है पब्लिक से 2,500 रुपए 3,000 रुपए लेगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्या करना, जैसे ही बैंक रेट बढ़ती है तो बैंक को RBI क्या प्रेशर डालता है कमर्शियल बैंक पे, कमर्शियल प्रेशर डालती है फिर पब्लिक के ऊपर, तो ये पूरा एक चेन सिस्टम चल रहा है, ठीक है। चलो अब आगे लेते हैं हम। इसके बाद में एक आता है OMO, कई बार ना शॉर्ट में लिख देते हैं OMO, इसका मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या करता है, RBI क्या करता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करें, तो उनके पास एक स्कीम ये है, वो ये करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, कैमरामैन कैमरा संभाल लें, सिंपल सी बात ये है कि भाई
ओपन मार्केट मतलब क्या है, जैसे सिक्योरिटी को हमने सेल कर दिया। सेल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आरबीआई के पास में सिक्योरिटी पड़ी, किसकी, गवर्नमेंट की, आरबीआई की नहीं, गवर्नमेंट की। अब मुझे क्या करना है कि मार्केट में खूब सारा पैसा हो गया, अब पैसा कम करना है, मैं क्या करूंगा, मैं उस चीज को मार्केट में बेच दूंगा। अब जैसे ही वो मार्केट में मैंने चीज बेची, कॉमर्शियल बैंक को बेची, तो बदले में पैसा आ गया आरबीआई के पास में, और मैंने सिर्फ सिक्योरिटी दे दी। बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, मार्केट से पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। अब लगा आरबीआई को कि मार्केट बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया है, अब तो वापस पैसा सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जो सेल किया हुआ ना उसको वापस परचेज कर लेता है, तो पैसा वापस किसके पास चला जाता है, कमर्शियल बैंक के पास चला जाता है, और वो आगे से आगे सर्कुलेट हो जाता है मार्केट में। बात समझ में आ गई। मतलब आरबीआई क्या करेगा, जब भी कोई सिक्योरिटी सेल करेगा तो मार्केट से पैसे उसके पास आ जाएंगे, और जब मार्केट में पैसे पहुंचाने तो जिसका उल्टा कर दो, यानी वो क्या करेगा, उसको खरीदने चला जाएगा, तो पैसा आरबीआई से वापस किसके पास आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। सिंपल। तो इसको क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें जो सेल और परचेज किसकी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, आपको मैंने बता दिया है, बैंक रेट बता दिया है, ओएमओ बता दिया है, उसके बाद में हाँ LLR जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लिक्विड सॉरी लीगल रिजर्व रेशियो, रिक्वायरमेंट रेशियो भी कह सकते हैं, ये रिजर्व भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है दूसरा, वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, इसको VRR भी कहते हैं। कई बार थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि सर हमने तो LLR पढ़ रखा है, ये VRR कहाँ से आ गया। एक ही बात है, सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। उसको वेरिएबल कह रहे हैं वहाँ पे, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे आपके लीगल रिजर्व रेशियो, और कई बार रेशियो की जगह रिक्वायरमेंट लिख देते हैं। बेटे बात एक ही है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। चलो अब इसमें आते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। इसमें हम दो पार्ट कर रहे हैं, एक तो है CRR और एक है SLR। CRR का पूरा नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, और है SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब इसमें क्या है, अब मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि भाई क्या करना है, बैंक के पास में जो भी डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंट तो होगा CRR और कुछ परसेंट होगा SLR। उन दोनों परसेंटेज को साइड में कर दिया, पीछे जितना पैसा बच गया वो अपने बैंक है ना कहीं पे भी यूज ले सकती है, चाहे लोन देने में, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस यूज में यूज ले सकती है। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है पता है आपको, आप ये सोचोगे सर SLR हमारे पास रहता है कि CRR हमारे पास रहता है, ये कंफ्यूजन आता है कई बार। आपको समझ में तो आ गया है कि भाई कैश रिजर्व भी रखना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो रेशियो उनको मेंटेन करना है, इन दोनों को मिला के LLR कहते हैं, जो हमने क्या पहले पढ़ लिए हैं, किसमें, अभी अपने मनी क्रिएशन वाले टॉपिक में, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि सर हम इनको याद कैसे रखें। बहुत सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने याद रखे वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी ट्रिक को और नहीं भी बना सकते हो। कैश रिजर्व, कैश रिजर्व मतलब क्या, आरबीआई चाहता है पैसा तुम मुझे दे दो, भाई तुमने जब जरूरत पड़े तो तुम मेरे से पैसे तो मांगने आओगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आरबीआई का फंक्शन है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब आरबीआई पैसा खुद कहाँ से लाएगा, वो भी तो किसी से लेगा। जैसे बैंक है, अब बैंक लोन दे रही है तो बैंक लोन दे कहाँ से रही है, बैंक के पास कुछ आएगा जब भी तो दे पाएगी। तो वैसा वैसा आरबीआई क्या कहता है, कुछ पैसा तो आप मुझे भी दो, तब आपकी जबकि जैसी जरूरत होगी तब मैं भी वापस पैसा दे पाऊंगा, तो मैं नया पैसा कहाँ से लूँ भाई, समझ में आ रहा है। तो कैश रिजर्व ये किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि जब आप फंस गए तो आपको पैसा कौन देगा, वापस आरबीआई देगा। तो अब क्या है, अभी इस सिचुएशन में तो पहले आपको पैसे जमा तो कराना पड़ेंगे ना। तो कैश रिजर्व मतलब ये तो आरबीआई के पास चला गया, अब पीछे क्या बचा, एसएलआर जो हमारे पास है। अब एसएलआर को याद करने की नई ट्रिक बताता हूँ, लिक्विडिटी। देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, डेली ट्रांजेक्शन में हमें जो पैसा चाहिए, जैसे बैंकों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप अपने घर में आ जाओ, भाई आपके पास में जितने भी पैसे हैं, कुछ पैसे बैंक में जमा हैं, कुछ अपने प्लॉट खरीद रखे होंगे, कुछ कार ला दी, मतलब एसेट्स भी हैं, बैंक में भी पड़े हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि सारे पैसे घर में एक रुपया भी नहीं है, सारे पैसे अपने बैंक में रखे हुए हैं, अब सब फोन पे गूगल पे चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। बात सब्जी आती है उसको भी कैश पेमेंट करना पड़ता है, मतलब कई ऐसे खर्चे जिनके लिए हमें लिक्विडिटी यानी कैश घर में रखना पड़ता है। तो वो घर का सिस्टम आ गया बैंक में कि भाई जो डेली की ट्रांजेक्शन उनको मीट आउट करने के लिए कुछ पैसा तो ब्रांच में होना चाहिए ना, कि भाई उसके बिना काम कैसे चलेगा। कुछ लोग डिमांड मनी लेके आगे कि भैया हमें एटीएम चलाएंगे तो एटीएम से पैसे बाहर आएंगे ही नहीं, समझ रहे हो, तो कहेंगे नहीं डिजिटल मनी चलाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए कुछ पैसा तो हमें अपने घर में भी रखना पड़ेगा, वैसे कुछ पैसा बैंक को अपने ब्रांच में भी रखना पड़ेगा। तो वो लिक्विडिटी है ना, उसका मीनिंग समझ लो, लिक्विडिटी यानी ये पैसा तो हमें अपने लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना है। और कैश रिजर्व किसको देना है, आरबीआई को। क्यों, क्योंकि जब हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो कौन हेल्प करेगा, आरबीआई के हेल्प करेगा ना, तो पहले तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो सिंपल वे में समझ में आ गया आपको, कैश रिजर्व किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहाँ रहेगा, हमारे पास रहेगा, ताकि हम अपने छोटे मोटे खर्चे मीट आउट कर सके। भाई कस्टमर ने आपके बैंक में अकाउंट खुला है, पैसा आपके पास आया है, जब वो मांगने आएगा तो आपको ही तो देना पड़ेगा।
भाई एक बार तो आपको ही देना पड़ेगा, जब आप बहुत ज्यादा क्राइसिस में फंस जाओ तब आरबीआई हेल्प करेगा, लेकिन इमीडिएटली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप ही की तो है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एसएलआर और सीआरआर, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, 2 बार इस वीडियो को देख लेना, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, चलो बच्चे आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको क्या बताया है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बताया। कल मैं क्या बताऊंगा? क्वालिटेटिव बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद में आपके आरबीआई सॉरी मनी और बैंकिंग वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कौन सा नेक्स्ट देखते हैं वो मैं देखता हूँ, जो भी हो पता है, लेकिन आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय। और हाँ, होमवर्क क्या आपका, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे उसमें ग्राफ आता है या जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ, वो आपको लिख के मुझे सेंड करना है। कई बच्चे मुझे भेजते हो, बाकी सारे बच्चे नहीं भेज रहे। मैं ये वीडियो सबके लिए बनाता हूँ, कुछ बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो आपको भी क्या है, देखो मैं मेरा पार्ट है वो 100% कर रहा हूँ, अब आप वाला भी पार्ट 100% होगा, जब भी तो दोनों मिलके तो अपन काम को कर पाएंगे। मेरे को तो सब चीज आती है, जब भी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट आप कितना सीख रहे हो, आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलना 2-3 महीने तो हमें ऐसे ही पढ़ना है डियर। ठीक है, तो बी सीरियस अब आप टाइम। और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम नोटबुक डाल दें या नहीं डाल दें? फेयरबुक, ये फेयरबुक ही है। मैं हर टॉपिक को, आप जैसे मेरे से पढ़ चुके हैं वैसे, कि भाई मेरा क्या है, मैं तो टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। तो आपको क्या है, नोटबुक डालनी है और फेयर में ही ये काम करना है। मैं तो कहता हूँ 1 बार लिख दिया, 2 बार लिख दो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज को 2-3 बार लिखोगे, वहां पे और क्लियर होगा। ठीक है, तो फेयर कॉपी में आपको डालना है और ये करना है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 यूनिट शायद इसी में से लूँ, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी लूँ, ताकि क्या एक ही कॉपी में आपका काम होता रहे। ठीक है, चलो और भी कोई क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और वॉइस वाली प्रॉब्लम के लिए मैंने कुछ देखा है, आई होप आज मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।